अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, सुना है मरियम साहबा की गिरफ्तारी का भी कोई फैसला हो गया है और साथ ही कैप्टन सफदर साहब को भी कुछ सबक सिखाने का फैसला किया गया है। फिर जनाब पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या थी, वहाँ पे हुआ क्या, और पता तो ये चला है कि नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब को ये सारी कहानी का पहले से पता था। जो आसिफ जरदारी साहब वहाँ बात करने वाले थे, ये उनको कैसे पता चला, ये आपको बताएंगे। फिर जनाब ये जो पीटीआई ने आजकल इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है वज़ीर आज़म साहब ने, उनकी काबीना ने, उसकी वजूहात क्या हैं, और सबसे आखिर में हम आपको सबसे अहम बात बताएंगे, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो भी गेम खेली है उनके हाथ क्या आने वाला है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मौसूल हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा की नैब की तरफ से जो तलबी है उस पर मरियम साहबा के ख़िलाफ़ आपको पता ही है कि नैब ने एक दरख्वास्त दी थी जनाब अदालत में कि इनकी ज़मानत मनसूख की जाए क्योंकि वो सियासत कर रही हैं। अब मुझे नहीं समझ में आती कि सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। वो कोई किसी एहसास इदारे में तो नहीं भर्ती हो गई कि जहाँ पे उनकी सियासत में पाबंदी है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा और सुप्रीम कोर्ट को साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी इनकी ज़मानत मनसूख की जाए, हमने इनसे गिरफ्तारी करके मज़ीद तफ्तीश करनी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये भी कहा कि आपने तो पहले लिख के दिया था कि हमें इनकी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नए शवाहिद आ गए। तो फौरी तौर पे तो अदालत ने उनकी ज़मानत मनसूख नहीं किया और उनको नोटिस जारी कर दिया। अब वो उनका मौक़िफ़ सुनेगी दोनों फरीकों का और उसके बाद फैसला करेगी। लेकिन उसके साथ ही जब ये देखा नैब ने या जो मौजूदा रजीम है उसने कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको वो फ़ायदा हासिल ना हो सके और वो मरियम साहिबा को गिरफ़्तार शायद ना कर पाएँ, ज़मानत उनकी मनसूख शायद ना हो, तो एक नई इंक्वायरी उनको खोल के वो जाती उमरा की कुछ 100 कनाल ज़मीन की जो ट्रांसफ़र हुई थी उसके हवाले से जी हमने मालूमात लेनी है। अभी उसका केस वेस कोई नहीं है, तो उस हवाले से उनको बुलाया गया है। सो ये सामने नज़र आ रहा है कि मरियम साहिबा को गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई पक्का फैसला ज़रूर किया गया, क्योंकि 26 तारीख को जिस पे पहले लॉन्ग मार्च होना था उसी तारीख को उनको तलब किया गया और साथ ही दरख्वास्त भी दायर की गई। इससे पहले इतने महीने उनको ये दरख्वास्त उनकी ज़मानत की मनसूखी की दायर नहीं की गई। और नैब तो चूँकि आपको पता है कि खुद मुख्तार इदारा, तो हुकूमत के कहने पर तो नहीं चलता, तो फिर वो उन्होंने जब देखा कि वो उसमें गिरफ़्तार शायद ना हो सकें तो फिर एक नया काम खोल दिया गया। और फिर वो यकीनन जो हमारे चेयरमैन नैब हैं सरतापा वाले, वो उनके पास ये पूरा अख्तियार है कि वो जिस वक्त जिसको दिल चाहे वो अंदर कर दें। तो लगता ऐसे है कि मरियम साहिबा की गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर हुआ है। अब वो किस सतह पे हुआ है इसके बारे में अंदाज़ा तो किया जा सकता है, और वो अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि ये शायद इमरान खान साहब की सतह पर ये फैसला किया, क्योंकि मरियम साहिबा से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन्हीं को है। और फिर जो उनके बारे में ये भी आपको पता है कि जो साबिक DGFIA थे उनको अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़े कि उन्होंने कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जबकि बकौल उनके कि उनको बुला के ये कहा गया था कि जी उनकी कैप्टन सफदर की लत्तां तोड़ दो, यानी कि इतना गुस्सा था कैप्टन सफदर पे। तो अब पता चला जनाब कैप्टन सफदर साहब के ख़ानदान के असासों की तफसीलात तलब की गई हैं, यानी कि उनके पूरे ख़ानदान में कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाए, यानी कि मरियम नूं तो की छड्डना है, असी उधर शोर नूं तो की छड्डना है, उधर ससुराल वाले नूं वैसी नहीं छड्डना। सो ये एक नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई बात है। लेकिन कुछ ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उस रोज़ बहुत बड़ा कोई एहतजाज ऑर्गेनाइज़ करेगी लाहौर में, और वो जब मरियम साहबा वहाँ पेश होंगी नैब में तो उस मौके पर एक भरपूर एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। अब उस एहतजाजी प्रोग्राम को माजी के तजर्बे के देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद वहाँ पे कोई लाठी चार्ज या आंसू गैस भी हो जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इस हवाले से पूरी तैयारियाँ की गई होंगी। अब हम आते हैं पीडीएम के इजलास की तरफ। लोगों के लिए एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, अभी पीडीएम का सरबराही इजलास जारी था तो उसके साथ ही वो टिकर्स आने शुरू हो गए जनाब कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा, आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा, आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आपको आना पड़ेगा और आप आएंगे तो हम आपको इस्तीफे देंगे। इस सारी कहानी में दिलचस्प बात यह है कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब की वो तकरीर शुरू नहीं हुई थी तो तमाम मीडिया हाउसेज में ये टिकर्स पहुंच चुके होते कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहना है, और वो जिन ज़राए से पहुंचे थे उन ज़राए के बारे में हम यहाँ पे कोई ज़ाहिर ख्याल करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जितने रिपोर्टर्स जिनको टिकट्स फ्राहम किए गए वो हर्फ बर्फ टिकर थे। और दिलचस्प बात है कि वो टिकर्स जब मीडिया हाउसेज में पहुँचे तो उन मीडिया हाउसेज से वो टिकर मरियम साहबा तक भी पहुँच के इजलास के अंदर ही। और मरियम साहबा ने जब वो टिकर देखे, उनको दिखाए उनके एक साथी ने वहाँ पर
कि जी ये आसिफ जरदारी साहब कहने वाले, और उसके बाद जब वो आसिफ जरदारी साहब वो कुछ कहते गए, वो टिकर सारे मैच होते गए। तो वहीं पर मरीम साहबा ने फैसला किया कि इसका जो उन्होंने जवाब देना उसके भी टिकर जारी किया जाए, फिर जो मरीम साहबा ने जो जवाब दिया आसिफ अली जरदारी साहब को उसके टिकर भी जारी किए जाए। ये जो कुछ भी था ये मरीम साहबा के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ना तो मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई हैरानकुन बात थी और ना ही नवाज शरीफ साहब के लिए कोई हैरानकुन बात थी। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस इजलास से 2 दिन पहले से ही ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि इस्तीफ़े ना आ जाएँ, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उनको इस चीज़ के बारे में पहले से इल्म था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से जो है वो पीछे हटने वाली है। और रही बात नवाज शरीफ साहब की, उनको भी इस बारे में पता था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की इस इजलास से 1 रोज़ पहले आपस में ये बात हुई, ये दोनों ने ये चीज़ डिस्कस की थी। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब को ये बात कैसे पता चली। नवाज शरीफ को इस बात का पहले पता चला और फिर तस्दीक हुई। पता उनको ऐसे चला कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद आए थे, बैठे हुए थे, तो जाने से पहले जो उन्होंने आखिरी जो कुछ मुलाकातें की थी वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों के साथ की थी, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब को पता चल गया था। बहरहाल उनके भी अपने ज़राए हैं, 3 दफ़ा इस मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हुए हैं, तो उनके ज़राए तो बहरहाल हैं और उनके पास मुस्तनद ज़राए हैं। तो उनको ये पता चल गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आसिफ अली जरदारी साहब की कोई डील की बात हो रही है, और उनको ये भी पता चल गया था कि ये किस हद तक बात पहुँची है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टेलीफ़ोन किया नवाज शरीफ साहब को इस इजलास से 1 रोज़ पहले, लेकिन ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ साहब उनको फ़ोन पर दस्तयाब नहीं हुए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जब भी ये कोई बात होती थी ये सारे लोग आपस में बात करते थे, ये तीनों लोग स्पेशली फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब। तो नवाज शरीफ साहब उनको दस्तयाब नहीं हुए, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसहाक डार साहब को टेलीफ़ोन किया और उनसे ये कहा कि जी वो हम ये चाहते हैं कि ये जो अपोजिशन लीडर की सीट है सेनेट में वो पीपल्स पार्टी को दीजिए। जिस पर इसहाक डार साहब ने उनको कहा कि आपके साथ हमारी कमिटमेंट थी कि 3 पार्टियां जो बड़ी हैं PDM की, एक चेयरमैन सेनेट आपने अपना बनवाना चाहते थे, हमने आपके उस बंदे को वोट दिया। डिप्टी चेयरमैन JUI को मिलना था, उसको हमने वोट दिया। अब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट थी वो मुस्लिम लीग नून को मिलनी थी, अब आप वो सीट क्यों मांग रहे हैं? तो जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, वो हमारे चूँकि बंदे ज़्यादा हैं सेनेट में। तो सेनेटर इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर उनको जवाब दे दिया कि जी ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर उन्होंने यकीनन नवाज शरीफ साहब को बताया। नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ की तस्दीक भी हो गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पहले से पता था कि ऐसी बात होने वाली है। जिसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की बात हुई और ये पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे वहाँ पर कि क्या होना है, और फिर उस पर उन्होंने स्टैंड भी लिया। फजल रहमान साहब ने भी स्टैंड लिया, मरीम साहबा ने भी स्टैंड लिया। मरीम साहबा ने जो जवाब दिए आसिफ जरदारी साहब को, जो उनके दरमियान कुछ तलखी तो नहीं हम कह सकते, कुछ गर्म जुमलों का तबादला हुआ और वो सारे मीडिया में भी आ गया। और उसके बाद अमली तौर पे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो PDM से बाहर निकल गई। तो इससे पहले कि हम आसिफ जरदारी साहब ने इस सारे मामले में क्या खोया क्या पाया इस पर बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन पे PTI क्यों हमलावर है? ये सबको पता है कि PTI नहीं चाहती थी कि जो वहाँ पे री इलेक्शन हो या उन हलकों में भी इवन दोबारा इलेक्शन हो। वो तो जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मूड देखा तो वज़ीर आज़म साहब ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी उन पोलिंग स्टेशन पर जो है जहाँ पर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है मुबैना तौर पर गायब हुए थे, उन पर हम दोबारा कराने को तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, सारा इलेक्शन मशकूक है और उन्होंने सारे इलेक्शन पे जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया। इससे पहले PTI सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि जी इस इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करवाया जाए। पहले इलेक्शन कमीशन के पास गई, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से इनकार हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो मज़ीद जो कोशिश की कि वहाँ पर जो इलेक्शन है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, कोई स्टे ऑर्डर हमें कहीं से मिल जाए। लेकिन जब उनको ये नहीं मिला तो फिर जो है वो PTI तो आपको पता है ना, उनको तो ये आदत पड़ गई है कि सारे इदारे उनका साथ देते हैं। वो उनकी बड़ी बड़ी फरमाइशें भी पूरी होती रही हैं, चाहे वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी, मुबैना तौर पर। तो वो खासी उनको इस बात की भी खफगी थी। उसके बाद फिर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो PTI फिर अदालत में चली गई कि जनाब ये इलेक्शन जो है इसको वो ओपन वोटिंग से किया जाए। और वो ये तो कर थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चूँकि पहले उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कुकू बन के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जी हम तो सिर्फ आइन के मुताबिक चल सकते हैं, और आइन में लिखा है कि ये खुफिया वोटिंग होगी तो हम तो उसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर ये खुफिया से ओपन कराना चाहते तो कानून साजी कर लें। कानून साजी की उनकी पोजीशन नहीं थी, उन्होंने इक़्तिदार
सदारती आर्डीनेंस तैयार किया होता, वो सदारती आर्डीनेंस भी उस सूरत में मौसूल हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर करती। सो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो गैर आइनी को हुक्म जारी कर देते। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे इनको नाकामी का सामना करना पड़ा इलेक्शन कमीशन के स्टैंड लेने की वजह से। उसके बाद जो फैसल वाडा साहब, जो आपको पता है इस मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी शख्सियत हैं क्योंकि वो खान साहब के बड़े बड़ी हैं, तो वो उनको पहले 2.5 साल जो है वो बल्कि 3.25 साल वफाकी वज़ीर बनाकर तमाम मरात उन्होंने इंजॉय की, सारा पैसा वैसा उन्होंने लिया, तमाम ऑर्डर्स किए, मिनिस्ट्री चलाई और बाद में पता चला कि वो चूँकि उस केस से भागते रहे, वो अपनी दोहरी शरीयत वाले कानून से जब देखा कि अब वो नहीं भाग सकते तो उधर उन्होंने वोट दिया असेंबली में और साथ ही वो उन्होंने जाके अदालत में कह दिया जी मैंने रिज़ाइन कर दिया है कौमी असम्बली की मेंबरशिप से, और उसके बाद फिर वो सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने जा करके एक लेटर भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि जी चूँकि इन्होंने हमारे पास से केस वापस ले लिया इसलिए हम फैसला नहीं दे रहे, लेकिन बादी नज़र में ये लगता है कि जो इनके जो बयान अल्फिया वो गलत है तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। तो अब जब इलेक्शन कमीशन उनको तलब किया है तो फिर खान साहब को तो ये बात नहीं पसंद आती ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि उनको तो ये आदत ही नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो या उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो, चाहे वो कानून या आइन जो कुछ भी कहता हो। सो ये भी एक वजह है उनके इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की। अब जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे एक ओपन हमला किया। उससे पहले जब उन्होंने बात की और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त प्रेस रिलीज जारी किया और उसके बाद अब उन्होंने फिर जब ये दोबारा हमला किया और अब एक वज़ीर-ए-आज़म एक इदारे के ऊपर, वो कहते हैं ना कि इदारों पर फ़लाँ हमला करता है, नून लीग हमला करती है, और यहाँ पर तो एक बाकायदा इदारों के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तकारीर कर रहे हैं और उनके तमाम वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसे कहते हैं कि वो बस अपनी हिम्मत पे ही खड़ा है क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला तो यहाँ पे कोई नहीं, और ना ही कोई जो दूसरे इदारे हैं वो इस सूरत हाल में कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन का साथ दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पर किसी दूसरे इदारे ने दबाव ना डाला हो। सो जो 3-4 वजूहत थी जिसकी वजह से PTI जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करके खड़ी हुई, और अब दोबारा उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि जी इसके उस इलेक्शन के हवाले से कि उसको मुलतवी किया जाए। तो फिर अब ऐसा कुछ लग रहा है, सुनने में आ रहा है मे बी के कहते हैं कि अगर हो सकता है कि वो जो नादीदा हाथ हैं अगर वो खान साहब को कुछ सपोर्ट करें तो मुमकिन है कि वो जो फ़ैसला है उस हद तक कि पूरे हल्के में इलेक्शन ना और सिर्फ उन 20 या 23 हल्के पोलिंग स्टेशनों पर हो जाए तो मुमकिन है कि कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, इसकी हमारे पास कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन ये एक इस्लामाबाद में एक जिसे कहते हैं ना कि हल्कों में ये गुफ्तगू हो रही है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन जो इससे पहले मैंने जितनी बातें आपको बताई इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो तो खैर हक़ाइक़ हैं, वो उनसे तो कोई तरदीद उनकी कर नहीं सकता। अब हम आते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, ये उन्होंने किया क्या है और उनके साथ होने क्या जा रहा है, वो कुछ इससे गेन करेंगे या इसका नुकसान करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा 2 ही कूतें पाकिस्तान में रही हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वही लोग माजी में होते थे, वो पहले प्रो इस्टेब्लिशमेंट होते थे, बाद में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते थे, जिसकी बड़ी मिसालें जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उसकी बड़ी मिसाल खुद नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब जब से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रहलत हुई उसके बाद से वो अभी तक उन्होंने कोई मुज़ाहमत की सियासत नहीं की, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही चलते रहे। लेकिन अभी जब वो PDM में शामिल हुए तो उनके पास ये मौका था कि एक उनकी पार्टी जो है वो जो सिंध की हद तक महदूद रह गई थी उसको दोबारा नेशनल लेवल पर ले जा सके। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उनको माजी में ये फेवर दी थी कि मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर सिंध के अंदर पेनिट्रेशन नहीं की थी और पीपल्स पार्टी को सिंध का मैदान फ्री दिया था। लेकिन अब मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध के अंदर भी अपने उम्मीदवार खड़े करे और अगले इलेक्शनों में शायद पीपल्स पार्टी को उतना फ्री हैंड ना मिल सके। लेकिन ज़रा का यह कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि चूँकि इमरान खान साहब से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और जिस बंदे को ये लाए थे वो तो नाकाम हो गया, बहुत ज़्यादा नालायक लिख रहा, तो अब उनको उसका मतबादल चाहिए। और मतबादल के तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने आप को मुबैना तौर पर उनके सामने पेश कर दिया और आसिफ अली ज़रदारी साहब को कुछ सुना है कि ऐसी कोई यकीन दहानी मिली है मुबैना तौर पे कि वो जो अगला सेटअप होगा ये वो उनको कहा गया कि ये आप 2.5 साल निकलवा दें हुकूमत के, तो अगले जो 2.5 साल निकालने के बाद जो इलेक्शन होंगे तो उसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे बनेंगे और उनको वो काफ लीग और वो जो MQM है और जो GTA वगैरह है और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जितनी पार्टियां उनको साथ में लाकर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और वो जो सराइकी बेल्ट है वहाँ से भी पीपल्स पार्टी को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे क्योंकि सराइकी बेल्ट तो हमेशा उस तरफ जाता है जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट का उनको नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। लेकिन जहाँ पर जो सियासी मुबसरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि जनाब ये आसिफ ज़रदारी साहब ने
वो कहते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है। उसकी वजह यह है कि वो पंजाबी में तो मुहावरा मुनासिब नहीं लगता यहाँ पे कहना, वो किसी कवे की खुराक की बात है, लेकिन उसका जो है वो उर्दू तर्जमा ये है कि उर्दू तर्जमे का एक मुतबादल मुहावरा है कि जनाब बड़ा जो एक्सीडेंट होता है, मोहलक एक्सीडेंट हमेशा माहिर ड्राइवर करता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब चूँकि बहुत माहिर सियासतदान है, तो ये उन्होंने इस दफ़ा एक मोहलक ड्राइविंग की और अपनी पार्टी के ऊपर एक मोहल्लक हादसे का बायस बने, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक स्टैंप जो है वो मुस्तकिल लग गई है कि जी ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है, पोजीशन भी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे करती है, हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे करती है। सो उन्होंने जो है वो एक तो बिलावल साहब अगर नेशनल लेवल के कोई लीडर बनने का चांस था उनका बाकी सूबों में जाके, वो उन्होंने चांस अपने हाथ से मिस कर दिया। दूसरा लेबल लग गया कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो अब ना सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है, जहाँ जहाँ पे जमहूरियतें हैं वहाँ पे जमहूरी क़ुव्वतें ज़्यादा मजबूत हो रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की निस्बत। पाकिस्तान के बारे में अगर हम ख़ुसूसन बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अवाम के अंदर ये तासुर पाया जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम को हमदर्दी की नज़र से देखती है। जब भी कोई ऐसी बात होती थी लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते थे कि वो मुल्की हालात बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये पहला मौका है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अवामी तासुर काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है। क्योंकि जब से इमरान खान साहब आए हैं ये तासुर जड़ पकड़ गया है कि ये खान साहब की जितनी नाकामियाँ उसकी ज़िम्मेदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। और ख़ान साहब जब दिल करता है महीने में 4-4 दफ़ा बिजली महंगी कर देते हैं, फ्यूल महंगा कर देते हैं, आटा महंगा कर देते हैं, अद्वियात महंगा कर देते हैं, और हर तरफ ये तासुर गया है, ये मैसेज गया है कि जी ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। तो पाकिस्तान की हद तक हम ये कह सकते हैं कि माजी में जो अवाम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की एक मकबूलियत थी उसमें भी खासी कमी वाक़ हुई है, क्योंकि अवाम के जहन में ये बात अब बैठ गई है कि हमें बेरोज़गार किया गया, हमें हमारे जो है वो महंगाई की गई, हमारे मुफ्त इलाज छीने गए, हमारे जितनी स्कॉलरशिप्स बंद की गई, हमारे इदारे बंद हुए। खान साहब ने जो दिल चाहा किया और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करी थी लिहाजा अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि एक मुबैना तौर पर सियासी हुकूमत की नाकामी पर भी लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रहे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के अंदर, और यकीनन जो फिर इस सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट की मोहर जिस पर लगेगी तो उसको अगले इलेक्शन में शायद बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक माहिर ड्राइवर की तरह पीपल्स पार्टी का एक मोहल्लक एक्सीडेंट कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।